घर के लैंडलाइन नंबर पर फोन आया। खुशी ने फोन उठाया। हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ। जी आंटी, मुझे मिष्टी से बात करनी थी। राजवीर और मिष्टी शादी से पहले एक दूसरे को समझ लेते तो बहुत अच्छा रहता। आंटी, मिष्टी घर में नहीं है। जब वो आएगी मैं आपसे बात करवाती हूँ। ओके बेटा। फोन रखकर खुशी हंसने लगी। अब वो कभी वापस नहीं आएगी आंटी। मिष्टी की आंखें खुलती हैं। तुम जाग गई? मिष्टी आवाज की दिशा में देखती है। उसके बेड के पास अनिरुद्ध बैठा था। उसके सीने और सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। अगर अनिरुद्ध ने समय पर उसकी कार न रोकी होती तो पक्का वो मर जाती। वो नहीं जानती थी कि इस बार उसे दोबारा जीने का मौका मिलता या नहीं। मैंने तुम्हारी जान बचाई, अनिरुद्ध मिष्टी के ऊपर झुकते हुए बोला। अनिरुद्ध का चेहरा इतने करीब देखकर मिष्टी सिकुड़ गई। थैंक यू, मुझे कुछ और चाहिए। वो थोड़ा और आगे आकर बोला। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं दूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी मुझसे नफरत ना करो। कर पाओगी ये वादा? अनिरुद्ध मिष्टी की नीली आंखों में डूब कर देख रहा था। मिष्टी ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिरुद्ध फाइनली पीछे हट गया और मिष्टी ने राहत की सांस ली। तुम आराम करो, कहकर अनिरुद्ध जाने लगा। मिष्टी ने देखा अनिरुद्ध के सीधे पैर में थोड़ा कच लग रहा था। मिष्टी को याद आया, पिछले जन्म में अनिरुद्ध के सीधे पैर में गोली लगी थी। उसके बाद उसकी क्रिटिकल कंडीशन की वजह से उसे मिलिट्री से रिटायर होना पड़ा। रुको, अनिरुद्ध वापस मुड़ गया। तुम्हारा पैर? अनिरुद्ध ने अपने पैर की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। जबकि सच यह था कि डॉक्टर ने अनिरुद्ध को कुछ भी हैवी एक्सरसाइज के लिए मना किया था, नहीं तो उसका सीधा पैर खराब हो सकता था। यस, अनिरुद्ध और मिष्टी को मिलाना जरूर चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि अनिरुद्ध मिष्टी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करेगा। मिष्टी के दादाजी मिष्टी से मिलने आए, पर मिष्टी घर पर नहीं थी। रात का समय हो चुका था। नालायक, कैसा बाप है तू? तेरी बेटी घर नहीं आई, तू चैन से सो रहा है। दादाजी ने मनीष के पैरों पर लाठी मार दी। ये देखकर खुशी नाखुश होकर बोली, दादाजी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। मिष्टी जिद्दी है, अपने मन की करती है। इसमें पापा क्या कर सकते हैं? साहब, मिष्टी मैडम का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उनका बचना लगभग नामुमकिन है। एक आदमी अंदर आकर बोला। दादाजी ये सुनकर बेहोश हो गए। मनीष जी ने उन्हें संभाला। एक पल में हड़कंप मच गया। दादाजी को हॉस्पिटल में जब होश आया, मिष्टी को याद करके वो फपक फपक कर रोने लगे। मेरी गलती है, मैं अपने दादाजी होने का फर्ज नहीं निभा पाया। बाबूजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब होनी को कौन टाल सकता है? अब राजवीर से शादी कौन करेगा? यह था मनीष का दूसरा भाई पंकज। इसकी भी एक बेटी थी चिंकी, और ये चिंकी की शादी राजवीर से कराना चाहते थे। इस घर में सबके लिए राजवीर वो सोने का खजाना था जो उनकी जिंदगी संवार सकता था। अभी तक मिष्टी की लाश भी नहीं मिली और तुम शादी की बात कर रहे हो? छी, मनीष ने कहा। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बोला भी तो कौन? आप तो भैया रहने ही दो। मुझसे अच्छा आपको कौन जानता है? आप अपनी खुशी का नंबर लगाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कहीं इसीलिए ही तो तुमने मिष्टी को नहीं मरवा दिया। लेकिन एक बात सुन लो, खुशी तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, इस खानदान का खून नहीं है, इसलिए उसकी शादी राजवीर से नहीं हो सकती। मनीष के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए और वो फट पड़े। कुछ भी बोलेगा तू? मैं क्यों मिष्टी को मारूंगा? मिष्टी मेरी बेटी है। देवर जी, मिष्टी को मैंने अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना है। खुशी भी मिष्टी को बहुत प्यार करती है। आप खुशी को इस परिवार से अलग कैसे कर सकते हैं? तेजू टप टप आंसू बहाकर बोली। बस, बहुत हो गया, दादाजी चिल्लाए। उसी समय सोनिया और राजवीर भी अंदर आए। मैंने मिष्टी के बारे में सुना, क्या यह सच है? सोनिया का सवाल सुनकर सब आंसू बहाने लगे। राजवीर की भौहें सिकुड़ गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मिष्टी के जाने का गम हम सबको है, लेकिन जिंदगी को तो आगे बढ़ाना ही है। सोनिया जी, आप कहें तो मिष्टी की जगह मेरी बेटी खुशी राजवीर से शादी कर लेगी। खुशी मिष्टी से भी ज्यादा होशियार है। मनीष जी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी। खुशी और तेजू बहुत खुश थे। मिष्टी नहीं रही तो उस पुराने वादे का भी कोई मतलब नहीं है। राजवीर फाइनली कुछ बोला, लेकिन खुशी यह सुनते ही भड़क उठी। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मुझे राजवीर से शादी करनी है तो वही फैसला लेंगे। पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। मैं ही राजवीर हूँ। राजवीर गुर्राया। ये क्या तमाशा था? तू तो कह रही थी ना तुझे राजवीर पसंद है,
और तू उसे पहचानती भी नहीं। तेजू खुशी पर बिफर पड़ी। वो दोनों वापस घर जा रहे थे। मनीष अपने पिताजी के साथ ही रुक गया था। अपनी बेइज्जती याद करके खुशी का चेहरा लाल पड़ गया। मुझे क्या पता था कि उस दिन स्विमिंग पूल में मैंने जिसे देखा था वो कौन था। बेवकूफ, तेजू ने डांटा। फिर कुछ याद करते हुए बोली, कहीं वो अनिरुद्ध तो नहीं था? अनिरुद्ध? हाँ, राजवीर का सौतेला भाई। कमांडो है वो, और बेहद खतरनाक भी। तभी गाड़ी में जोरदार झटका लगा और दोनों माँ बेटी उछल पड़ी। ये ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा था? खुशी चिल्लाई। मैडम, सामने कोई था। ड्राइवर डरते हुए बोला। कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया? निकल कर देख, तेजू खींचते हुए बोली। ड्राइवर बाहर निकला तो वो इस समय एक सुनसान सड़क पर था। चारों तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। तभी एक लड़की के रोने की आवाज आई। ड्राइवर डरकर वापस बैठ गया, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैडम, गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर के पसीने छूटने लगे। खुशी गला फाड़कर चीखी और तेजू से चिपक गई। क्यों चीख रही है? मम्मी, मैंने मिष्टी को देखा। खुशी कांपते हुए बोली। क्या बकवास कर रही है? मिष्टी मर चुकी है। तेजू अब भी शांत थी। तभी फिर कहीं से लड़की के रोने की आवाज आई। उस अंधेरी रात में रोने की आवाज कुछ ज्यादा ही मानूसियत भरी और भयानक लग रही थी। ड्राइवर तो डरकर भाग गया। अब तेजू को भी डर लगने लगा था। उसने फोन निकाला। फोन में सिग्नल नहीं थे। तभी तेजू चीखी। सामने खिड़की पर दो खून से सने हाथ फिसले, और फिर एक सफेद बालों से ढका चेहरा कांच से चिपक गया। तेजू बेहोश हो गई। खुशी पागलों की तरह तेजू को हिलाने लगी, पर कोई फायदा नहीं। खुशी दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर निकली कि उसके सामने वो भूतनी आ गई। उसने सफेद मटमैला गाउन पहना था। बाल उसके मुंह को ढक रहे थे। हाँ, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। खुशी पीछे मुड़ी। पीछे भी वही भूतनी। खुशी घुटनों के बल गिरकर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी माँ का प्लान था। मुझे छोड़ दो। दो लंबे नाखूनों वाले पंजे उसकी गर्दन की तरफ बढ़े, और बस खुशी भी बेहोश हो गई। क्या छुई मुई है दोनों! इतने में ही बेहोश हो गई। सानू ने भी उतार कर कहा। दूसरी भूतनी मतलब मिष्टी ने भी भीख उतार दी और मुस्कुराने लगी। मनीष अपने पिताजी के सामने बैठा था। बाकी सब जा चुके थे। उसी समय रात की चुप्पी में किसी के चलने की आवाज आई। बाट का दरवाजा खुला। मनीष ने ऊपर देखा और धड़ाम की आवाज के साथ वो सदमे में कुर्सी से लुढ़क गया। मिष्टी! तेज आवाज से दादाजी भी जग गए। मिष्टी को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मिष्टी! दादाजी की हालत देखकर मिष्टी दुखी भी हुई, और उसे एक सुकून में मिला कि दादाजी उसे कितना प्यार करते हैं। वो दौड़कर उनके गले लग गई। दादाजी, मैं ठीक हूँ। वो एक्सीडेंट, एक नेक इंसान ने मेरी जान बचा ली। तुम बुलाओ उसे, हमें उसे धन्यवाद कहना होगा। अनिरुद्ध राजवंशी। अनिरुद्ध? ओह, तो तुम जिंदा हो? और वहां मेरी माँ रात भर चैन से सोई नहीं। राजवीर, जो सुबह दादाजी से मिलने आया था, मिष्टी को देखकर चौंक गया। पहले उसे खुशी हुई, लेकिन अनिरुद्ध का नाम सुनते ही उसका मूड बिगड़ गया। माफी चाहूंगी, मेरे मरने की खुशखबरी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी तुम्हें। मिष्टी हाथ बांधकर राजवीर को चिढ़ाते हुए बोली। राजवीर, शादी तो दिलों का पवित्र बंधन है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मिष्टी पसंद नहीं तो ठीक है। तुम्हें यह शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। दादाजी राजवीर का मिष्टी के प्रति रूखा व्यवहार देखकर नाराज थे। ऐसा नहीं है दादाजी। माँ मिष्टी को लेकर पूरी रात परेशान थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैं मिष्टी से शादी हमारे परिवारों के बीच हुए वादे को निभाने के लिए ही नहीं, इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मिष्टी पसंद है। राजवीर एकदम से नर्म पड़ गया। दादाजी ने संतुष्टि दिखाई। मिष्टी चौंक गई और मनी मन राजवीर को डांटते हुए बोली, तुम किसी को पसंद नहीं करते सिवाय खुद के। राजवीर के जाने के बाद मनीष ने मिष्टी को घर चलने को कहा। मिष्टी दादाजी के गले लग गई। दादाजी, मुझे आपके साथ रहना है प्लीज। मिष्टी, दादाजी को परेशान मत करो, चलो मेरे साथ। मनीष मिष्टी पर कंट्रोल रखना चाहते थे। उन्हें पता था कि मिष्टी दूर रहकर उनकी एक नहीं सुनेगी, लेकिन मिष्टी भी सब जानती थी। उसने दादाजी को मासूमियत से देखा और दो आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए।
दादाजी प्लीज। दादाजी का दिल एकदम पिघल गया। मिष्टी मेरे साथ ही रहेगी। पर बाबूजी, मैंने कह दिया ना, जैसा आप ठीक समझें। उधर बीच सड़क पर एक कार खड़ी थी। उसके दरवाजे खुले हुए थे। सुबह 7 बजे का समय था। सूरज की किरणों से उस औरत की आंखें खुली। जैसे ही उसने अपने ऊपर कार की छत देखी, वो हड़बड़ाकर उठकर बैठी। उसे एक और झटका तब लगा जब उसने देखा उसके शरीर से कपड़े गायब हैं, सिवाय अंडरगारमेंट के। तेजू ने सामने देखा, खुशी भी इसी हाल में थी। तेजू ने देखा कुछ दूरी पर दो आदमी भी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उसने खुशी को जोर से हिलाया, खुशी उठ। खुशी उठते ही भूत तड़ाक, सुबह सुबह पड़े जोरदार चांटे से खुशी होश में आई। बेवकूफ, कल रात कोई हमारा उल्लू बना गया। तेजू जल्दी से कपड़े पहनने लगी। खुशी ने भी अपने कपड़े उठाए। जहां उसे एक पर्ची मिली। तुम दोनों के खूबसूरत फोटो मेरे पास हैं। 10 लाख तैयार रखना, नहीं तो कल सुबह के अखबार में तुम्हारी फोटो छपी होगी। खुशी ने नोट तेजू को पकड़ाया, जिसे पकड़कर उसके दांत किटकिटा गए। एक बार मुझे पता चल जाए ये नाटक किसने किया है, खाल उधेड़ दूंगी। सबसे बड़ा झटका उन दोनों को तब लगा जब घर जाकर उन्हें पता चला कि मिष्टी जिंदा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? खुशी पागलों की तरह बड़बड़ाई। मनीष, क्या नहीं हो सकता? तुम नहीं, तुम जाओ रेस्ट करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। तेजू ने टालते हुए मनीष से कहा। मनीष के जाने के बाद दोनों के एक्सप्रेशन बदल गए। मिष्टी दादाजी के साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। तेजू और खुशी मिष्टी के बाड में दनदनाती हुई घुसी। मिष्टी खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी। वो सब तुमने किया था ना? खुशी गुस्से में बोली। क्या सब किया? मिष्टी ने मासूमियत से पलकें झपकाई। ज्यादा मासूम मत बनो। वो रात को भूत बनकर तुमने हमें डराया था ना? भूत? कहीं तुम लोगों ने किसी को मारने की कोशिश तो नहीं की? चोर की दाढ़ी में तिनका। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए दोनों को देख, मतलब तुम्हें सब पता चल गया? तुम बच गई कैसे? तेजू अपने असली रंग में आ गई। बचाने वाला तो वो ईश्वर है। जब तक उसकी मर्जी ना हो, कोई किसी को नहीं मार सकता, चाहे कितने ही हाथ पैर मार ले। और वैसे भी तुम दोनों का पोपट करने में मुझे बड़ा मजा आता है। इसलिए तुम लोग टेंशन ना लो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। तेजू और खुशी दांत किटकिटाकर रह गई। अब काम की बात करें। जल्दी से मेरे पैसे ट्रांसफर करो स्टेप मम। नहीं, आपके वो फोटोज। समझ रही हैं ना? कितनी बेशरम हो तुम। खुशी पैर पटकने लगी। कम से कम मैं किसी की जान तो नहीं ले रही। तेजू ने अपनी इज्जत की खातिर पैसे ट्रांसफर कर दिए और दोनों लुट पिट कर बाहर आ गईं। मम्मी, इस मिष्टी ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया। खुद तो मरी नहीं, ऊपर से हमें भी लूट लिया। सो अलग। मिष्टी तुम्हारे साथ ही काम करने वाली है ना फिल्म में? तब बहुत तरीके मिलेंगे। हर बार ये इतनी खुशनसीब नहीं होगी। तेजू ने जहरीले अंदाज में कहा। मिष्टी दादाजी के घर आ गई। दादाजी का घर बहुत शांत जगह पर था और खूबसूरत भी। दादाजी अकेले रहते थे। वहाँ एक केयर टेकर थी शांता, जो यहाँ रहती थी। शांता बाहर गई हुई थी, इसलिए मिष्टी ने अपना सारा सामान खुद ही अपने कमरे में सेट किया। सारा काम करते हुए उसे दोपहर हो गई। कमरे में दो खिड़कियां थीं, जहां से सारा वेंटिलेशन था। मिष्टी ने खिड़की खोली। ताजी हवा से उसकी सारी थकान छूमंतर हो गई। उसने आसपास देखा तो उसकी नजर सामने वाले घर पर गई। खिड़की पर एक परछाई थी। कोई शायद कपड़े चेंज कर रहा था। कोई लड़का लग रहा था। मिष्टी मुड़कर जाने ही वाली थी कि वो खिड़की खुल गई और नजर आया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने भी मिष्टी को देख लिया और दोनों की नजरें टकरा गईं। मिष्टी का मुंह खुला रह गया। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। मेरा पीछा करते तुम यहाँ तक आ गई? अनिरुद्ध ने मिष्टी को ऐसे देखा जैसे वो सड़क छाप गुंडी हो। मिष्टी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? मैं अपने दादाजी के घर आई हूँ। मुझे सब पता है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। अनिरुद्ध एकदम सीरियस फेस बनाकर बोला। मिष्टी का मन किया उसके मुंह पर मुक्का मार दे। अचानक वो हंसने लगी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ नहीं आ गए? मैं यहीं रहता हूँ। और तुम मुझे कपड़े बदलते हुए क्यों घूर रही थी, गुंडी? अनिरुद्ध ने खिड़की जोर से बंद कर दी। मिष्टी अपना मुक्का हवा में लहराकर रह गई। हूँ, इससे ज्यादा बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मिष्टी नीचे खाने के लिए आई।
दादाजी, आपने बताया नहीं अनिरुद्ध हमारा पड़ोसी है। दादाजी चौंक गए। पड़ोसी? हाँ, अनिरुद्ध अपने पीछे वाले घर में रहता है। मिष्टी चेयर पर बैठते हुए बोली। लेकिन वो घर तो कब से बंद पड़ा था। वो सब छोड़ो और खाना खाओ। जी दादाजी। मिष्टी खिड़की के किनारे बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। सुनो। मिष्टी ने सिर उठाकर देखा। अनिरुद्ध अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था। कहो, तुम्हारा फोन चाहिए या नहीं? मिष्टी को याद आया कि एक्सीडेंट के बाद से उसका फोन गायब ही है। उसे लगा खो गया होगा। वहीं से दो, मैं कैच कर लूंगी। नो बे, खुद मेरे घर आओ और ले जाओ। इधर से फेंक कर गिर जाएगा। इससे पहले मिष्टी कुछ कहती अनिरुद्ध वहां से चला गया। मिष्टी का मुंह बन गया। दादाजी ने उसे बाहर जाते हुए देखा तो बोले, मिष्टी, इस समय कहाँ जा रही हो? अनिरुद्ध के यहाँ। मुझे कुछ लेना है। ठीक है, जल्दी आना। अनिरुद्ध के घर का दरवाजा खुला हुआ था। मिष्टी जब अंदर आई, अनिरुद्ध सीढ़ियां उतर रहा था। उसने ग्रे टी शर्ट और डार्क ग्रीन ट्राउजर पहना हुआ था। वो बहुत हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। मिष्टी ने अपनी नजरें फेर लीं। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ। लाओ मेरा फोन। अनिरुद्ध फोन देने की जगह मिष्टी की तरफ बढ़ने लगा। मिष्टी आंखें बड़ी करके पीछे हो गई। तभी वो किसी चीज से टकराई। अनिरुद्ध ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मिष्टी ने पीछे देखा, एक काली बिल्ली जिसकी दो गोल गोल आंखें उसे देख रही थीं। 2 सेकंड मिष्टी को देखकर बिल्ली पूंछ लहराती हुई अंदर चली गई। मिष्टी की ओर सिकुड़ गए। मिष्टी ने अनिरुद्ध को दूर किया और जाने लगी। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। अनिरुद्ध की फरमाइश सुनकर मिष्टी के कदम रुक गए। उसने अनिरुद्ध को सवालिया नजरों से देखा। तुम्हें शुक्रिया कहने का मौका दे रहा हूँ। मिष्टी ने उसे घूरा। मेरे पास समय नहीं है। तो मैं कल तुम्हारे घर आ जाता हूँ लंच के लिए। अनिरुद्ध ने बिना पलके झपकाए कहा। मिष्टी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए चली गई। उसके जाते अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन मिष्टी ने अपनी मैनेजर रमा के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। रमा किंग एंटरटेनमेंट की बहुत अच्छी मैनेजर थी। किंग एंटरटेनमेंट टॉप एंटरटेनमेंट कंपनी थी जिसका बॉस मिस्टीरियस था। रमा को किंग के वाइस प्रेसिडेंट का फोन आता है। यस बॉस। मिष्टी को कोई भी इंटीमेट सीन्स नहीं देने हैं। लेकिन ये तो कॉमन है। रमा हैरान होकर बोली। ऐसे सीन के लिए डबल ढूंढो। लेकिन ये किंग का ऑर्डर है। किंग का? ओके। फोन रखकर रमा सोच में पड़ गई। ये मिष्टी का किंग से क्या कनेक्शन है? किंग तो किसी से नहीं मिलते। दोपहर को जब मिष्टी घर आई, बाहर राजवीर की कार खड़ी थी। अंदर राजवीर और सोनिया आए हुए थे। मिष्टी, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो डर गई थी। सोनिया ने चिंता जताई। इतनी फिक्र होती तो इतने दिन से मैं हॉस्पिटल में थी, तब क्यों मिलने नहीं आई? ड्रामेबाज। मिष्टी ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू आंटी, मैं ठीक हूँ। सभी लोग लंच के लिए बैठे कि मिष्टी का फोन बजने लगा। एक्सक्यूज मी। मिष्टी साइड चली गई। हेलो। तुमने लंच का वादा किया था, 12:30 बज गए। मुझे भूख लगी है। तुम? मिष्टी को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध कल की बात को लेकर अब तक सीरियस है। फिर उसे गिल्टी फील होने लगा। अभी घर में मेहमान आए हैं। मेहमान? कौन मेहमान? माई फियांसे। मिष्टी मच्छर जैसी आवाज में बोली। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत कर दिया। ही। अनिरुद्ध ठंडी हंसी हंसा। उसकी हंसी में गुस्सा भी था। तुम चाहो तो आ सकते हो, मिष्टी ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा। पर किसे पता था? अब तुम कह रही हो तो मैं मन मार कर आ रहा हूँ। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं। तुम्हें जबरदस्ती आने की जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो। ओ। मिष्टी ने बंद स्क्रीन को घूर कर देखा, जैसे अभी अनिरुद्ध उसमें से बाहर निकल आएगा और वो उसे कूट पाएगी। मिष्टी ने टेबल पर देखा। सब उसे ही देख रहे थे। शांता काकी, एक और प्लेट रख दीजिए, कोई आने वाला है। शांता ताई चली गई। मिष्टी आकर बैठ गई तो दादाजी ने पूछा, कौन आ रहा है? हमारे पड़ोसी। मिष्टी ने हल्का खांसते हुए कहा। अनिरुद्ध? क्या अनिरुद्ध तुम्हारा पड़ोसी है? राजवीर लगभग चेयर से उछल पड़ा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कदमों की आहट आई। ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने हैंडसम अनिरुद्ध को देखकर एक पल को सन्नाटा छा गया। ओहो, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं। अनिरुद्ध ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा और मिष्टी के बराबर वाली कुर्सी पर बड़े नेचुरल तरीके से बैठ गया। राजवीर के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गए। सोनिया का भी यही हाल था। तुम तो अपने अपार्टमेंट में रहते थे, यहाँ आकर रहने की कोई स्पेशल वजह?
राजवीर ने स्पेशल शब्द पर जोर देकर मिष्टी को देखा। वजह तो बहुत स्पेशल है। अनिरुद्ध ने जैसे तन सुना ही नहीं। मिष्टी ने दोनों को इग्नोर करके पानी पीने लगी। अरे तुम दोनों को लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो ना, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? अपनी होने वाली भाभी की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। मिष्टी को धक्का लग गया। अनिरुद्ध ने मिष्टी की पीठ थपथपाई आराम से। मिष्टी को बचाना मेरा पर्सनल डिसीजन था, तुमसे इसका कुछ लेना देना नहीं है। राजवीर की मुट्ठियां कस गई। सोनिया ने उसका हाथ थपथपाकर शांत रहने का इशारा किया। खाना शुरू करते हैं। आर्मी से तुम रिटायर हो गए तो तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे सकता हूँ। राजवीर अपने आप को हमेशा से ही अनिरुद्ध से बहुत ऊंचा समझता था। एक ही पिता की संतान होकर भी दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। राजवीर के पास पिता का प्यार, पैसा था। वो एक राजकुमार की तरह पला बड़ा था। दूसरी ओर अनिरुद्ध से बचपन में ही माँ दूर हो गई। संजय ने उसके सिर पर प्यार से हाथ भी नहीं फेरा। अनिरुद्ध के नाना जी एक स्ट्रिक्ट मेजर जनरल थे। अनिरुद्ध ने बचपन से ही कठोर जीवन जिया था। कोई जरूरत नहीं है, अनिरुद्ध ने सोचा भी नहीं। इतनी जल्दी जवाब मत दो। अभी तो तुम अकेले हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तब तो तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। आखिर बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। राजवीर मुस्कुराकर बोला। तभी उसका फोन बजा। राजवीर ने काट दिया। फिर फोन बजा। मिष्टी ने तिरछी नजरों से देखा, मोना नाम दिख रहा था। उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। राजवीर ने फोन उठा लिया। बोलो। राज, कहाँ हो तुम? अपनी फियांसों के यहाँ। एक पल को खामोशी छा गई। मैं यहाँ हाईवे पर हूँ। मेरी कार खराब हो गई है और बाहर बारिश हो रही है। तुम आ जाओ ना प्लीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राजवीर ने एक पल सबको देखा। मोना की नाजुक हालत को वो इग्नोर ना कर सका और उठ गया। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। मिष्टी, कहाँ जा रहे हो? एक दोस्त को मेरी जरूरत है, मैं फिर कभी लंच के लिए आता हूँ। लगता है बहुत खास दोस्त है। मिष्टी राजवीर के खूब मजे ले रही थी। रुको राज, मैं भी चलती हूँ। मुझे अपनी दोस्त के यहाँ जाना था। सोनिया भी उठ गई। दोनों के जाने के बाद फाइनली शांति छा गई। दादाजी को उन दोनों का खाना छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक रिटायर्ड फौजी होने के नाते उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था। इस तरह खाना वेस्ट करना बहुत बुरी आदत है। अनिरुद्ध ने सारा खाना फिनिश कर दिया। ये देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। जाते हुए अनिरुद्ध शांता काकी से बोला, काकी खाना बहुत टेस्टी था। काकी बहुत खुश हुई। दोबारा आना बेटा। अनिरुद्ध हाँ कहकर चला गया। मिष्टी खिड़की बंद करके पढ़ रही थी कि बाहर से खटखट करके कोई बजाने लगा। मिष्टी ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज नहीं रुकी तो वो खिड़की खोलकर चिढ़ते हुए बोली, क्या है? सामने वाले को देखकर वो थोड़ा हैरान हो गई। वो यश था। तुम मेरी खिड़की पर क्यों बजाए जा रहे हो? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ रहती हो। अब क्या मैं खिड़की पर बजा भी नहीं सकता? यश ने बेशर्मों की तरह कहा। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। एक मिनट, तुम यहाँ हमारे बॉस के पीछे पीछे आई हो ना? मुझे पता था तुम हमारे बॉस में इंटरेस्टेड हो। मिस्ट्री का मुंह खुला रह गया। यू, तुम ना बिल्कुल अपने दोस्त की तरह हो, बेशरम। मैं अपने दादाजी के यहाँ रह रही हूँ, तुम्हारा इससे क्या मतलब? क्या हो रहा है? पीछे से अनिरुद्ध की आवाज आई। बॉस, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ। अनिरुद्ध ने मिष्टी की आंखों में देखकर कहा। यह सुनते ही मिष्टी उछल पड़ी। लेकिन राजवीर ने तो कहा था कि तुम रिटायर हो गए। अनिरुद्ध ने इस बात का कोई जवाब न देकर कहा। मुझे 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, या 1 साल। वो मिष्टी की आंखों में बड़ी गहराई से देख रहा था। मिष्टी की दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जिस पर उसे गुस्सा आ गया। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे अच्छा ही है, तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी में शांति रहेगी। तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं? हमारे बॉस तुम्हें बचाने के चक्कर में घायल हो गए और अब उन्हें इतनी जल्दी खतरनाक मिशन पर जाना पड़ रहा है, और तुम हो कि दो अच्छे शब्द बोलने की जगह कड़वी बातें सुना रही हो। यश मिष्टी पर गुस्सा करते हुए बोला। मिष्टी अंदर चली गई। हे रुको। यश बोल ही रहा था कि मिष्टी हाथ में कुछ लिए वापस आई और उसने वो चीज अनिरुद्ध की तरफ उछाल दी। अनिरुद्ध ने उसे कैच कर लिया। वो एक छोटा सा लाल पाउच था, जिसके अंदर रुई भरी हुई थी और एक कॉपर का सिक्का बंधा हुआ था। अनिरुद्ध ने मिष्टी को सवालिया नजरों से देखा। यह ताबीज मेरे गॉड पेरेंट्स ने दिया था, मेरे साथ बचपन से ही है। यह तुम्हें सेफ रखेगा। मिष्टी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी।
पिछले जन्म में जब से उसका ये ताबीज खोया था, तभी से सब कुछ गलत होने लगा था। पहले उसका एक्सीडेंट, फिर उसका किडनैप होना, इसलिए उसे इस ताबीज पर बहुत विश्वास था। तुम्हें इसे बिल्कुल संभाल कर रखना होगा। तुम आते ही मुझे वापस कर देना। बोलते ही मिष्टी अंदर चली गई। अनिरुद्ध के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने ताबीज अपनी मुट्ठी में भींच लिया। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। मिष्टी अपने एक्टिंग कैरियर में दिल लगाकर मेहनत कर रही थी। राजवीर का बर्थडे आने वाला था, जिसकी बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। मिष्टी पार्टी के लिए कुछ शॉपिंग करने मॉल आई। तभी वहां कुछ एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस आईं। मिष्टी को उनमें से डार्क रेड कलर की ड्रेस देखते ही पसंद आ गई। यह ड्रेस दिखाना, मिष्टी ने सेल्स गर्ल से कहा। जी मैम। सेल्स गर्ल मिष्टी को ड्रेस दिखाती इससे पहले ही ड्रेस सैंडी ने ड्रेस छीन ली। इसे पैक कर दो। सेल्स गर्ल ने नाराजगी से सैंडी को देखा। मैडम, आप कोई और ड्रेस पसंद कर लीजिए। यह ड्रेस इन्होंने पहले ही पसंद की थी, और वैसे भी यह ड्रेस इन पर ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सेल्स गर्ल ने मिष्टी के गोरे रंग और लंबी हाइट देखकर कहा। यह सुनकर सैंडी गुस्से में उबल पड़ी। तुमसे किसी ने सजेशन मांगा? नहीं ना, तो जितना कहा है उतना करो। फिर मिष्टी की तरफ देखकर, यह मिस्ट्रेस वैसे भी इतनी महंगी ड्रेस नहीं खरीद पाएगी। सैंडी की आवाज तेज थी, जिसे सुनकर बाकी सभी मिष्टी को अजीब नजरों से देखने लगे। मिष्टी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानती हो मिस्ट्रेस किसे कहते हैं? जो तुम्हारी दोस्त है, मोना। मैं तो राजवीर की मंगेतर हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त कौन है? तुम मोना से मुकाबला करोगी? औकात नहीं है तुम्हारी। कहाँ वो प्रिंसेस और कहाँ तुम सड़क छाप गुंडी। बिन माँ की लड़की से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? मोना के तो माँ बाप दोनों हैं। उन्होंने उसे इतनी तमीज नहीं सिखाई कि किसी और के मंगेतर पर अपनी गंदी नजर न रखे। यू बीच। सैंडी ने मिष्टी पर हाथ उठाया। मिष्टी ने उसकी कलाई पकड़कर पीठ से लगा दी। एक बात सही कही थी तुमने, मैं गुंडी हूँ, इसलिए मुझसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोच लेना। मिष्टी ने सैंडी के कान के पास धीरे से कहा। सैंडी का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। मिष्टी ने उसे झटके से छोड़ दिया। सैंडी ने अपना हाथ घुमाकर देखा, कहीं टूट तो नहीं गया। अब सैंडी की हिम्मत नहीं थी मिष्टी से उलझने की। उसने मुंह बनाते हुए वो रेड ड्रेस खरीद ली। उसे लगा मिष्टी ड्रेस के लिए उससे लड़ेगी, पर मिष्टी ने बेबी पिंक कलर की दूसरी ड्रेस ली। वहां से मिष्टी अपने गॉड पेरेंट्स के घर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा, सानू और रॉकी बलून फुला रहे थे। रॉकी यहाँ का फेमस गुंडा था, लेकिन मिष्टी से सबक सीखने के बाद वो मिष्टी से डरता था और पसंद भी करता था। मिष्टी, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? सानू मिष्टी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देना चाहता था। तुम लोग ये डेकोरेशन क्यों कर रहे हो? आज कुछ है क्या? मिष्टी कंफ्यूज होकर बोली। ये सुनते ही रॉकी सानू पर झपट पड़ा। तूने मेरे को उल्लू बनाया। मैंने कोई उल्लू नहीं बनाया। आज सच में मिष्टी का बर्थडे है। आज ही के दिन वो हमारे घर आई थी। सानू झटपटाकर बोला। रॉकी बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी था। सानू उसके सीने तक ही आता था। मिष्टी ने जल्दी से उन दोनों को अलग किया। रॉकी, सानू सही कह रहा है। आज मेरा जन्मदिन है। मैं काम में भूल गई थी। रॉकी ने सानू को छोड़ दिया। देखा, मैंने कहा था ना। सानू रॉकी को घूरते हुए बोला। मिनी और राजू भी पार्टी का सामान खरीद कर घर आ गए। मिनी मिष्टी को कमरे में लेकर गई। तू यहाँ बैठ, तेरे लिए एक गिफ्ट है। मिनी ने अलमारी खोली और ज्वेलरी बॉक्स निकालकर मिष्टी के हाथों में थमा दिया। खोल कर देख, इसे तेरे पापा ने तैयार किया है तेरे लिए। मिनी ने बॉक्स खोला और एक पल को उसकी आंखें चुंधिया गईं। रेड रूबी सेट, बीच में एक रेड रूबी पेंडेंट था, जिसमें छोटी छोटी पत्तियों की डिजाइन बना हुआ था। उसी डिजाइन की मैचिंग ईयरिंग भी थे। यह रेड रूबी उसके पास बचपन से था। मिष्टी ने तंगी हालत में इसे बेचने को भी कहा था, लेकिन राजू ने मना कर दिया। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, यह रूबी हम नहीं बेचेंगे। यह तुम्हारे माँ बाप की निशानी है। अगर उन्होंने तुम्हें इसके जरिए ढूंढने की कोशिश की तो। राजू ने न सिर्फ उस रूबी को बेचने से रोका, बल्कि उसके लिए इतना खूबसूरत पूरा सेट भी बना दिया। मिष्टी का दिल भर आया। और ये मेरी तरफ से। मिनी ने एक कीचैन मिष्टी को दिखाई। मिष्टी उसे लेने ही वाली थी कि मिनी ने उसे रोककर कहा, पहले इसका मैजिक तो देख। मिनी ने एक छोटा सा बटन दबाया और किचन में से एक पेन नाइफ निकला। इसे हमेशा अपने पास रखना, सेल्फ डिफेंस में तुम्हारे काम आएगा। मिष्टी रोते हुए मिनी के गले लग गई। इतनी बड़ी होकर रोते हुए अच्छा लगता है? चलो चुप हो जाओ। मम, आपके और डैडी के लिए मैं एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगी। मिष्टी मिनी की गोद में सर रखकर बोली। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया,
मिष्टी को लगा मिनी को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपना फोन खोलकर मिनी को दिखाया। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ये देखो 80,000 रुपये मेरी पहली फिल्म की कमाई। मिष्टी ने सारे पैसे मिनी को ट्रांसफर कर दिए। ये क्या कर दिया? तू अपने पास रख, सुख दुख में काम आएंगे। मेरे पास और है, आप रखो इन्हें। ठीक है, फिर मैं तेरी शादी के लिए जोड़ लूंगी। मिनी खुश होकर बोली। मिष्टी ने माथा पकड़ लिया। जब दोनों बाहर आई सब तैयारियां हो चुकी थी। मिष्टी ने बर्थडे कैप लगाई। सानू ने म्यूजिक चालू कर दिया। मिष्टी ने केक काटा। उसके बाद सब डांस करने लगे। मिष्टी, तेरा फोन बज रहा है, सानू ने फोन देखकर कहा। मिष्टी ने सानू के हाथ से फोन लिया। फोन अनिरुद्ध का था। फोन उठाते ही अनिरुद्ध को दूसरी तरफ से शोरगुल सुनाई दिया। इतना शोर क्यों है? मेरा बर्थडे है आज। लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो अगस्त में है ना? तुम्हें कैसे पता? मिष्टी हैरानी से बोली। उसके माँ बाप को भी उसकी रियल बर्थडे डेट नहीं पता थी। वो मैंने तुम्हारी आईडी में देखा था। ओह, आज के दिन मेरे गॉड पेरेंट्स ने मुझे अनाथालय से अडॉप्ट किया था। हैप्पी बर्थडे। मेरा गिफ्ट? पता नहीं क्यों मिष्टी को शरारत सूझी। मैं आकर दूंगा। हाँ, वैसे तुमने मुझे फोन क्यों किया था? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। अब ये तो अनिरुद्ध कह नहीं सकता था, तो उसने बहाना बनाकर कहा, किटी कैसी है? किटी अनिरुद्ध की बिल्ली का नाम था, जिसे वो मिष्टी के पास छोड़ गया था। वो मस्त है। देखो, मेरा गिफ्ट मत भूलना, मुझे तुम्हारे हाथों से चाहिए। मिष्टी चाहती थी कि अनिरुद्ध सही सलामत वापस आ जाए। उसकी परवाह देखकर अनिरुद्ध का दिल शहद में घुल गया। मैं जल्दी आऊंगा। घर पहुंचकर मिष्टी सीधा सावर लेकर बेड पर लुढ़क गई। वो बहुत थक चुकी थी। किटी बेड पर कूदी और मिष्टी के पास बैठ गई। मिष्टी ने उसे अपने ऊपर बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी फोन की घंटी ने शांति भंग कर दी। मिष्टी ने देखा राजवीर का फोन था, जिसे देखकर उसका मूड और बिगड़ गया। हेलो, कहाँ हो तुम? राजवीर की आवाज में गुस्सा था। मिष्टी का मन कर रहा था कि उसका अभी मुंह तोड़ दे। पता नहीं किस बात का घमंड रहता है इस इंसान को। घर पर हूँ, और कहाँ जाऊंगी? मॉल में तुम्हारी बहस हुई थी। ओह, तो तुम्हें पता चल गया। तुम मोना की इमेज कैसे खराब कर सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे शब्दों का असर उस पर क्या हुआ है? सब लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। हमारे बीच में आने वाली मिस्ट्रेस बता रहे हैं। और मेरा क्या? वो अपने दोस्तों से मेरी बेइज्जती करवाती है, उसका क्या? वो लोग मुझे अनाथ बिना माँ की लड़की और जाने क्या क्या बोलते हैं, उसका क्या? इतना नहीं, उसकी दोस्त कहती है मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ। तुम्हारी बात अलग है। तुम्हें बचपन से ये सब सुनने की आदत है। इसमें नया क्या है? राजवीर ने बेपरवाही से कहा। कमीने, मकार, गंदी नाली का कीड़ा। मिष्टी, राजवीर चिल्लाया। अरे, तुम्हें तो गुस्सा आ गया, पर डोंट वरी। मैं ना तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दूंगी कि तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा। मिष्टी मासूमियत से बोली। राजवीर का सिर लगभग गुस्से में फट पड़ा। मिष्टी सीरियस होकर सर्द आवाज में बोली। तुम्हारा ये जो दो कौड़ी का एटीट्यूड है ना, इसे अपने पास रखो। तुम्हारे बाप ने जो दो औरतों की जिंदगी के साथ खेला है, तुम भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हो। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, ना मैं दामिनी हूं ना सोनिया। एक पल को सन्नाटा छा गया। राजवीर अचानक से हंसने लगा। मुझे पता है तुम डर रही हो, कहीं मोना तुम्हारी जगह ना छीन ले, इसलिए तुम उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। लेकिन यह मत भूलो, तुम्हारा भी अनिरुद्ध के साथ चक्कर है। मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारा मोना के साथ चक्कर है? तुम शब्दों को घुमा रही हो। तुम मोना के लिए मुझसे लड़ने आए हो। अब मैं गुस्सा हूँ। बोलो, अब मैं क्या करूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है। तुम्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है, तो इस सगाई को कैंसिल करते हैं। राजवीर हैरान रह गया। फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला। और फिर तुम अनिरुद्ध की बाहों में? मिस्टर राजवीर, तुमसे सगाई तोड़कर मैं किसी के साथ जाऊं, मेरी मर्जी। तुम अपना देखो। मिष्टी को पता था राजवीर सगाई नहीं तोड़ेगा। पिछले जन्म में भी वो चाहे कितना ही उससे दूर रहता था, लेकिन शादी करी। कोई तो वजह थी, जो इस जन्म में भी है। मिष्टी की बेपरवाही देखकर राजवीर सकते में था। मैं मोना से दूर रहूंगा। तुम भी अनिरुद्ध से दूर रहना, और ये सगाई तोड़ने की बात दोबारा मत करना। मुझे नहीं पसंद। मिष्टी ने गुस्से में दांत किटकिटाए। मैंने सुना है अनिरुद्ध मिशन पर गया है। बहुत खतरनाक है ये मिशन। तुम्हें क्या लगता है वो जिंदा वापस आएगा? राजवीर ने तंज कसा। जरूर आएगा, मिष्टी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। राजवीर ने गुस्से में फोन काट दिया। अगले दिन मिष्टी अपनी मैनेजर रमा और अपनी नई असिस्टेंट मिंटी के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी।
राजवीर की उसी रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में मीटिंग थी। मीटिंग पूरी कर जब वो नीचे आया, उसे मिष्टी की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। मिस्टर राजवीर। रमा ने हैरानी से राजवीर को देखा। मिष्टी जो जाने के लिए उठी थी वापस बैठ गई। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। राजवीर दोनों पॉकेट में हाथ डालकर बड़े रुआब के साथ बोला। अपनी बचपन की दोस्त मोना के बारे में या अपनी मिस्ट्रेस के बारे में? राजवीर के एक्सप्रेशन खराब हो गए। ऐसे बात करना जरूरी है? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो और जाओ। मुझे अकेले में बात करनी है। अकेले में मेरे साथ कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहे? मिष्टी मासूमियत से खुद को ढककर बोली। रमा और मिंटी हंसने लगी। राजवीर के दांत किटकिटा गए। मिष्टी मुस्कुराई और उसके साथ चली गई। कार में बैठकर वो बेसब्री से बोली, जो बोलना है बोलो। मैं चाहता हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में तुम मोना से माफी मांगकर सब क्लियर कर दो कि तुमने उसे जो कहा वो सब तुम्हारी गलती थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगी? मिष्टी ने अपनी भौहें उछाली। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम वैसे करोगी जैसा मैं कहता हूँ, मेरी बीवी की पोजीशन तुम्हारी। राजवीर मिष्टी की तरफ झुकते हुए बोला। मिष्टी के दिल में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। राजवीर पिछले जन्म में भी ऐसा ही था। उसे लगता था दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है। राजवीर को अपनी तरफ झुकता देख मिष्टी को उसके इरादे समझते देर न लगी। ये गद्दा आदमी मुझे किस करना चाहता है। डिस्गस्टिंग। मिष्टी की कमर किसी डिब्बे से टकराई। मिष्टी ने बॉक्स एकदम से आगे कर दिया। वो गिफ्ट बॉक्स था। गिफ्ट? ये मेरे लिए है? गिफ्ट देखते ही राजवीर के एक्सप्रेशन बदल गए। रुको। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, मिष्टी ने गिफ्ट खोल दिया था। वाह! वो एक बेहद खूबसूरत रॉयल ब्लू कलर का इवनिंग गाउन था। मिष्टी को याद आया पिछले जन्म में राजवीर की बर्थडे पार्टी में यही गाउन मोना ने पहना था। और उसने तेजू की दी हुई सेकंड हैंड ड्रेस। सबने उसका बहुत मजाक बनाया था। अब समय आ गया था सब कुछ बदलने का। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे लगा तुमने मोना की तरफदारी करने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन तुमने मेरे लिए गिफ्ट लिए। थैंक यू। मिष्टी ने राजवीर की आंखों में अपनी गहरी नीली आंखों से देखा। मिष्टी के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी देखकर राजवीर का दिल मचल गया। इस जंगली बिल्ली ने पहली बार मुझसे ढंग से बात की है। इसके लिए एक ड्रेस जाती है तो जाए। सोचकर राजवीर सहमति में मुस्कुरा दिया। मेरी बर्थडे पार्टी में तुम यही ड्रेस पहनना। मिष्टी को इस गाउन में इमेजिन कर राजवीर का गला सूखने लगा। एक बार फिर वो मिष्टी की तरफ झुकने लगा। साहब, मिष्टी मेम साहब का घर आ गया। ड्राइवर कार रोककर बोला। मिष्टी ने मन ही मन ड्राइवर को थैंक यू कहा और झपट कर कार से निकल गई। राजवीर ने गुस्से में ड्राइवर को घूरा। राजवीर ने मिष्टी को मनीष के घर छोड़ा था और मिष्टी के दिमाग में एक खुराफात चल रही थी। मिष्टी अंदर आई। खुशी को देखते ही वो अपना बैग छिपाने लगी, जैसे वो कोई खजाना छिपा रही हो। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसी ने मिष्टी के कमरे के बाहर से आवाजें सुनी। जब मिष्टी बाथरूम में शावर लेने गई, खुशी अंदर घुसी और बैग खोलकर देखा। इतना खूबसूरत गाउन देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खूबसूरत रॉयल ब्लू गाउन जिसमें छोटे छोटे डायमंड जड़े हुए थे। मिष्टी ने आकर गाउन उससे छीन लिया। तुम्हें पता है कितनी महंगी ड्रेस है ये, जिसे मैं राजवीर की बर्थडे पार्टी में पहनूंगी? पर ये तुम्हें छोटी आएगी। एक काम करते हैं, हम ना ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे पता था तुम मेरी ड्रेस छीनना चाहती हो। जो भी हो, मैं इसे पहन लूंगी। मिष्टी ड्रेस को सीने से लगाकर बोली। मैं इस ड्रेस के बदले तुझे, हाँ, मुझे एक गेम का ऐड मिला है, मैं तुझे वो दे दूंगी। मिष्टी थोड़ा झिझकी। पर यह ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी है। पूरी दुनिया में एक पीस है। तो और क्या चाहिए तुम्हें? 3 लाख कैश और वो गेम ऐड। तुम्हारी वजह से मेरी कार बर्बाद हो गई और ये तो बहुत सस्ती डील है। अगर मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं खुद पहन लूंगी। डन। खुशी ने अपनी मैनेजर से कहकर अपना ऐड मिष्टी को दिलवा दिया और 3 लाख कैश भी ट्रांसफर कर दिए। सब चीज पक्की होने के बाद मिष्टी ने दुखी मन से वो ड्रेस खुशी को दे दी। खुशी उछलते हुए ड्रेस लेकर चली गई। उसके जाते ही मिष्टी खिलखिलाकर हंसने लगी। पिछले जन्म में ये गेम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिससे खुशी का कैरियर बन गया था। अब आएगा पार्टी में मजा। पार्टी का दिन भी आ गया था। शाम के 7 बजे सभी लोग पार्टी हॉल में आने लगे थे। राज भी राज की पार्टी का हीरो ब्लू 3 पीस सूट में गजब लग रहा था। बिजनेसमैन उसकी तारीफ कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में उसने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था।
मोना ने आज वाइट ब्लू फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। लाइट मेकअप, वो बहुत सुंदर लग रही थी। मोना को देखते ही राजवीर के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। राज हैप्पी बर्थडे। मोना ने राजवीर को साइड हग करते हुए गिफ्ट दिया। थैंक यू। उसी समय माहौल में हलचल मच गई जब पार्टी में एंट्री हुई खुशी की। रॉयल ब्लू गाउन में आज वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। किसी मॉडल की तरह सारे लड़के उसे देखकर दीवाने हो रहे थे। कुछ को तो लगा राजवीर की शादी खुशी के साथ पक्की हुई है। मनीष और तेजू अपनी बेटी की तारीफें सुनकर बहुत खुश थे। खुशी, यहाँ आओ बेटा, मनीष जी ने प्यार से बुलाया। खुशी इतराती बल खाती हुई उनके पास आकर खड़ी हो गई। आज वो बहुत खुश थी। इतनी ज्यादा अटेंशन उसे कभी नहीं मिली थी। राजवीर खुशी को वो ड्रेस में देखकर गुस्से में तमतमा गया। उसे लगा उसके पैसे पानी में डूब गए। वही मोना सफेद पड़ गई। यह तो वो ड्रेस थी जो उसने पसंद की थी। अपने पास राजवीर को आता देख खुशी शर्मा गई। राजवीर, यह ड्रेस कहाँ से आई तुम्हारे पास? राजवीर ने शब्दों को चबाते हुए कहा। उसके एक्सप्रेशन एकदम कठोर थे, होंठ भींचे हुए थे। खुशी अचानक हुए इस सवाल से चौंक गई। किसी ने दी है मुझे, और उसने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है इसकी। किसी ने? राजवीर ठंडी हंसी हंसा और चला गया। सब लोग बातें बनाने लगे। खुशी बहुत awkward महसूस कर रही थी। उसी समय एक और लड़की अंदर आई जो आसमान से उतरी परी लग रही थी। बेबी पिंक कलर की ड्रेस में मिस्टी ड्रॉप डेड गॉर्जियस लग रही थी। उसका ऑरा एक क्वीन का था, और उसकी खूबसूरती ऐसी थी जो किसी के दिल में बस जाए तो भूलना नामुमकिन था। उसकी नीली आंखें, स्लिम फिगर, लंबी हाइट, कर्ली हेयर उसे सबसे अलग और यूनिक लुक देते थे। मिष्टी मुस्कुराते हुए खुशी के पास आकर तारीफ करते हुए बोली, तुम इस गाउन में बहुत सुंदर लग रही हो। अब खुशी और मोना से हटकर सबकी अटेंशन मिष्टी पर थी। मनीष जी हैरान और खुश दोनों थे। मिष्टी, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। यह है राजवीर की फियांसे। राजवीर इज सो लकी। आवाजें सुनकर राजवीर ने मिष्टी की ओर देखा। मिष्टी को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। बेबी पिंक कलर की ड्रेस में वो एकदम डॉल लग रही थी। वो मिष्टी के पास जाता उससे पहले ही एक तीखी आवाज आई। सुना है तुमने पियानो कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है, चैलेंज हो जाए? सैंडी खुशी की ड्रेस को घूरने लगी। मिष्टी समझ गई सैंडी ये सब मोना के लिए कर रही है। मोना बहुत पहुंची हुई चीज थी। अपने दोस्तों का इस्तेमाल करना उसे बहुत अच्छे से आता था, और वो खुद इतनी भोली और मासूम बनी रहती थी कि कोई उस पर कभी शक न करे। जैसा मिष्टी ने सोचा था, मोना सैंडी को पीछे खींचकर समझाने लगी। सैंडी, बवाल मत करो। तू बहुत भोली है, तू चुप रह। इससे तो मैं निमट लूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरी ड्रेस पहनने की? तू बोल, चैलेंज एक्सेप्टेड। खुशी ने देखा सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। अब अगर वो मना करेगी तो उसकी बेइज्जती होगी, और हाँ करेगी तो उसे पता था वो हार जाएगी। खुशी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई थी। मिष्टी को देखकर उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आया। क्या? मिष्टी, तुम सैंडी से ज्यादा अच्छा पियानो बजाती हो? तुम सैंडी को चैलेंज करना चाहती हो? उसने गला फाड़कर कहा। सब लोग उसे छोड़कर अब मिष्टी को देखने लगे। मिष्टी ने टेढ़ी मुस्कान दी। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। मिष्टी की कॉन्फिडेंट स्माइल देखकर राजवीर सोचने पर मजबूर हो गया। इस लड़की के कितने चेहरे हैं, लेकिन जितना राजवीर मिष्टी को जान रहा था उतना ही उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। वो सबसे अलग थी, सबसे जुदा। सैंडी, छोड़ना, मोना डरते हुए बोली। इसने तुझसे राजवीर छीना है। यही अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। सैंडी ने मोना का हाथ थपथपाया और हाथ बांधकर बोली, इस चैलेंज में जीतने वाले को कुछ तो मिलना ही चाहिए। क्या? अगर मैं जीती तो खुशी को ये गाउन अभी मुझे देना होगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिष्टी मुस्कुराई। वही खुशी लगभग बेहोश हो गई। घूम फिरकर बात उसी पर आ गई। सबसे पहले सैंडी स्टेज पर गई। उसने पियानो पर उंगलियां रखी और सुरीली धुन पूरे हॉल में गूंज गई। वो वेडिंग म्यूजिक था। सभी को यकीन था सैंडी ही जीतेगी। गाना पूरे होते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मिष्टी ने भी ताली बजाते हुए तारीफ की। एक्सीलेंट। सैंडी ने गर्व से सिर ऊंचा करके कहा। तुम पहले ही हार मान सकती हो, कम बेइज्जती होगी। मैं कोशिश करके देखती हूँ। मिष्टी नर्वस होकर उंगलियां मरोड़ने लगी। सैंडी हंसते हुए नीचे आ गई।
मिष्टी पियानो के सामने बैठी। पूरे हॉल में अंधेरा छा गया और एक स्पॉटलाइट उस पर पड़ी जिसमें वो चांद सी चमक रही थी। राजवीर, मोना, खुशी के चेहरे को देखकर मिष्टी के दिमाग में अपने पिछले जन्म की तस्वीरें घूमने लगी। एक धीमी धुन शुरू हुई जिसमें बेइंतहा दर्द था। 3 साल तक शहर से दूर, अकेले सुनसान जगह पर, एक घर में वो अकेली, उसका प्रेगनेंसी में अकेले रहना, उसकी दर्दनाक मौत। संगीत तेज होने लगा, बहुत तेज। उसका पुनर्जन्म, फिर उसे मारने की कोशिश। राजवीर और मोना का घिनौना चेहरा। संगीत फिर धीमा होने लगा। संगीत के साथ सब जैसे सम्मोहन से बाहर आए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी इतना मुश्किल संगीत इतनी आसानी से प्ले करेगी। खुशी भले मिष्टी से जल रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि यह ड्रेस उसे सैंडी को नहीं देनी होगी। मिष्टी के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने लास्ट की धुन गलत बजाकर संगीत पूरा किया। वो जानबूझकर हार गई थी। डैडी, देखा आपने, मिष्टी जानबूझकर मेरा मजाक बनवा रही है। खुशी पैर पटकने लगी। मनीष जी भी गुस्सा थे। मिष्टी, जाओ दोबारा पियानो बजाओ। मैं हर बार ऐसे ही बजाऊंगी। मिष्टी मुस्कुराई। मनीष जी गुस्से में तिलमिला गए। चलो बाथरूम में, शर्त के मुताबिक एड्रेस उतारनी होगी तुम्हें। सैंडी खुशी को खींचकर ले गई। इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। मनीष और तेजू मिष्टी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मिष्टी, ये तुमने सही नहीं किया। घर चलो तुम। मनीष जी तिलमिलाए। मिस्टर राठौर, आप मेरी मंगेतर को धमकी दे रहे हैं? राजवीर मिष्टी के सामने आकर बोला। मनीष हैरान था। राजवीर मिष्टी के लिए उसे धमका रहा था। तुम चलो मेरे साथ। राजवीर मिष्टी का हाथ पकड़कर एक खाली कमरे में ले गया। इससे पहले मिष्टी को समझती, राजवीर ने उसे दीवार से लगा दिया। राजवीर की नजर मिष्टी के नर्म गुलाबी होठों पर गई और वो उसकी तरफ झुकने लगा। मिष्टी ने उसके पैर को अपनी हाई हील से जोर से ठोका। गेट लॉस्ट। राजवीर को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने ना मिष्टी को छोड़ा, बल्कि उसके हाथ दीवार से लगा दिए। मिष्टी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपना घुटना जोर से मारा और राजवीर तुरंत मिष्टी को छोड़कर झुक गया। उसके सेंसिटिव पार्ट में इतना दर्द हुआ कि एक पल को उससे कुछ बोला नहीं गया। राजवीर के साथ पहली बार किसी ने यह जुर्रत की थी। उसने लाल आंखों से मिष्टी को घूरा। क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छूने की सोचना भी मत। मिष्टी ने ठंडे लहजे में कहा। हम एंगेज्ड हैं। राजवीर मुश्किल से बोला। तो? राजवीर के कान लाल हो गए। यह सब कपल्स के बीच नॉर्मल है। इंटीमेट होने के लिए सिर्फ कपल होना काफी नहीं होता मिस्टर राजवीर। जरूरी होता है उनके बीच का प्यार। और तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। राजवीर का चेहरा काला पड़ गया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? क्या करोगे? ये एंगेजमेंट तोड़ोगे? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मिष्टी मुस्कुराई और चली गई। राजवीर ने दीवार पर जोरदार पंच मारा। मिष्टी को पाने की तलब उसके दिल में और बढ़ती जा रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।